टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ विभिन्न विषयों पर आधारित प्रश्नों और उनकी व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आपके प्रीलिम्स की तैयारी में कुछ मदद हो सके। यानी आपके प्रीलिम्स की तैयारी की प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को शुरू किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे भूगोल विषय के 4th एपिसोड को, उसमें शामिल प्रश्नों को और उनकी व्याख्या को। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल नामक एक जल निकाय द्वारा पृथक होते हैं। दूसरा, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और तीसरा, बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का द्वीप समूह है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी केवल 1 और 2 कथन यहाँ पर सही है, जबकि तीसरा कथन सही नहीं है। समझते हैं कि कैसे। देखिए, पहला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल नामक एक जल निकाय द्वारा पृथक होते हैं। देखते हैं मैप में कि क्या यह सही है। तो देखिए, आपके सामने भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है। प्रायद्वीपीय हिस्से के पूर्वी हिस्से की तरफ यहाँ ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीचों बीच से होकर गुजरती है ये 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड दोनों के बीचों बीच होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी हिस्से में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसके पश्चिमी हिस्से में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा, जो कि अरेबियन सी में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक जल निकाय से पृथक होता है, पहला कथन सही है। दूसरा, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित हमने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी हिस्से में अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, इनकी भौगोलिक वैज्ञानिक उत्पत्ति के आधार पर या भूवैज्ञानिक उत्पत्ति के आधार पर विशेषताएं अलग अलग हैं, इनकी स्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। अगर हम बात करें बैरन द्वीप के बारे में, तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह के जस्ट इस तरफ ही बैरन द्वीप है। दूसरा हम मैप इसे देखते हैं। देखिए, ये है अंडमान, ये है निकोबार, और बीच से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ध्यान रखेगा। और इसकी इस तरफ है, इससे जैसे थोड़ा आप इस तरफ आएंगे तो बैरन द्वीप की, ध्यान रखिएगा। तो जब हम बात करेंगे बैरन द्वीप की, तो यह बात बिल्कुल सही है कि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दूसरा सेंटेंस सही है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है। अभी हमने देखा कहां पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है, जो कि इस मैप में आपने देखा भी, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अरेबियन सी वाले हिस्से में स्थित है लक्षद्वीप। तो इसलिए हमारा जो तीसरा सेंटेंस है गलत है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी और जानकारी चाहिए तो आप इसमें से देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। इन्हें एक समुद्री जलडमरू मध्य 10 डिग्री चैनल अलग करता है, और इसे 10 डिग्री जो हमने देखा, ये अंडमान आइलैंड निकोबार आइलैंड 10 डिग्री से डिवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अरब सागर के बारे में जानकारी। अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है उसके बारे में समझते हैं। अरब सागर में 8 डिग्री नॉर्थ और 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, जो कि ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्कि ये प्रवाल समूह के द्वीप है। ये प्राचीन जलमग्न ज्वालामुखी शिखरों पर बने हैं, लेकिन इनमें ज्वालामुखी चट्टानों के बजाय मुख्यतः प्रवाल निक्षेप और प्रवाल द्वीप और भित्तियां पाई जाती हैं। और आप सभी को पता है कि प्रवाल क्या होता है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है। दूसरा, मेघालय पठार कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है। और तीसरा कथन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कार्बी आंगलोंग पठार की उपशाखा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, क्योंकि तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। दरअसल गारो, खासी और जयंतिया कार्बी आंगलोंग पठार की उपशाखाएं नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत के संदर्भ में ही बात करें तो ध्यान रखें कि जो पूर्वोत्तर पठार है भारत की, हम पूर्वोत्तर रीजन की बात करें, ठीक है, जो पूर्वोत्तर पठार है भारत का,
वह भूगर्भीय दृष्टि से मुख्य प्रायद्वीपीय हिस्सा है जो भारत का, ये मुख्य प्रायद्वीपीय हिस्सा है। भूगर्भीय दृष्टि से ये मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है जो आगे की ओर जाता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ था? हिमालय निर्माण के दौरान ही भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर गति के कारण इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब हम बात करते हैं इस पूर्वी हिस्से की या बात करते हैं मेघालय वाले कार्बी आंगलोंग पठार की, तो यह पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार माना जाता है। यहाँ पर पहला सेंटेंस सही है। दूसरा कि मेघालय पठार कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है, ये कथन भी यहाँ पर सही है। ठीक है, पूर्वोत्तर पठार दरअसल भूगर्भीय दृष्टि से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण के दौरान भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर गति करने के संदर्भ में, भारतीय प्लेट इस तरफ खिसकी थी, हुआ था, जिससे राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच एक अवसाद उत्पन्न हुआ और बाद में यह अवसाद नदी के जमाव से भर गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गए। तो पहले तो क्या हुआ, वहां पर अवसाद बन गया, वहां पर क्या हो गया, आपने देखा कि बीच में आपने खाई टाइप की बन गई, फिर नदी के अवसाद से वो भर गई, और जैसे वो भरी तो जो ऊपर वाला हिस्सा था ये वाला और जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था, इन दोनों में गैप हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बात आपको नोट कर लेना है यहाँ पर। इसलिए पहला सेंटेंस सही है और ये बात बिल्कुल सही है कि छोटा नागपुर पठार की ही भांति जो मेघालय का पठार है उसमें कोला, लौह अयस्क, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, यानी इनसे रिच रीजन है। अब बात करते हैं तीसरे सेंटेंस के बारे में। मेघालय पठार गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियों में विभाजित है। क्या? मेघालय पठार, जिनके नाम वहां जो निवास करती है जनजाति, उन जनजाति समुदायों के आधार पर ही रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा कि ये कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा नहीं है, असम में पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम बात करते हैं इस रीजन की, यहां पर है कार्बी आंगलोंग, जबकि जो जयंती, खासी और हमने देखा गारो पहाड़ियां हैं वो यहां पर स्थित है। ठीक है, तो कार्बी आंगलोंग अलग है और ये हिस्सा जयंती, खासी और गारो पहाड़ियों वाला जो रीजन है ये अलग है, इसलिए ये कार्बी आंगलोंग का विस्तार नहीं है, ये मेघालय पठार का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, काला सागर निम्नलिखित देशों में से किन से सीमाबद्ध है? इसके लिए आपको मैप पता होना चाहिए, काला सागर की स्थिति पता होना चाहिए। ऑप्शन ए यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। ऑप्शन बी यूक्रेन, रूस, ग्रीस, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। ऑप्शन सी यूक्रेन, रूस, अर्मेनिया, तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया। ऑप्शन डी यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, ग्रीस और रोमानिया। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो सबसे पहले जरूरी है वो ये कि आपके सामने मैप और हर एक लोकेशन बिल्कुल आपको कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए, दिमाग में आपके इसकी एकदम इमेज स्कैन होनी चाहिए। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो पहला आंसर इसका सही होगा। समझते हैं कैसे। ये है आपके सामने मैप जिसमें आपको ब्लैक सी यानी काला सागर का मैप दिखाया गया है। ठीक है, और काला सागर आप देखिए किससे किससे अपनी बाउंड्री लगा रहे हैं, एक तो रशिया से, ठीक है, फिर आप जैसे ऊपर आएंगे आप देखिए यूक्रेन से, ठीक है, इस हिस्से में रोमानिया से, यहाँ बुल्गारिया से, ठीक है, सदर्न में यानी दक्षिणी हिस्से में बात करें तो तुर्की से, इसकी पूर्वी हिस्से में जॉर्जिया है। तो ये इनसे अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। ध्यान रखें मालडोवा से अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि मालडोवा के पहले ये जो हिस्सा है ये किसका है, ये यूक्रेन का हिस्सा है। मालडोवा से सीमा साझा नहीं करेगा। ब्लैक सी के थोड़ा सा बीच में देखिए क्या है, क्रीमिया है, और क्रीमिया के इस हिस्से में देखिए सी ऑफ अजोब है, तो ब्लैक सी से कनेक्टेड माना जा सकता है। ध्यान रखिए सी ऑफ अजोब, ठीक है। तो काला सागर यूरोप के जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वहां पर स्थित है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसकी सीमा उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में रूस, उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में बुल्गारिया, और जैसी आप बुल्गारिया और रोमानिया से लगती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, और दूसरा कथन है, वोल्गा नदी यूराल के साथ मिलकर इसके उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न के अगर हम सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक और दो दोनों। समझते हैं कैसे। दरअसल यह बात बिल्कुल सही है कि कैस्पियन सागर जो है
वह यूरोप और मध्य एशिया के बीच स्थित है। और जब हम यूरोप और मध्य एशिया की बात करते हैं तो इनके बीच में एक जलनिकाय है, अंतर्देशीय जलनिकाय है, यानी उसके चारों तरफ देश है, उनके बीच में जलनिकाय स्थित है और इसे ही कहा जाता है क्या, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के संदर्भ में और भी तथ्य हैं, हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी अवस्थिति देखते हैं। क्या यह बात सही है जो सेंटेंस में लिखी हुई है? आपके सामने मैप बना हुआ है, इस मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है कैस्पियन सी, ठीक है, ये है क्या, कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी को आप देखिए इस वाले रीजन से ये आ रही है वोल्गा रिवर, और वोल्गा रिवर जो है वो अपना यहाँ पर डेल्टा बनाती है। कहां पर? कैस्पियन सागर में वोल्गा रिवर क्या करती है, अपना डेल्टा बनाती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो हमारा जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, सही है। दूसरा, वोल्गा नदी यूराल के साथ मिलकर इसके उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो वोल्गा नदी है वह यूराल के साथ मिलकर, यूराल क्या है, पर्वत है ना, उसके साथ मिलकर कैस्पियन सागर के उत्तर हिस्से में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब बात करें यूराल की, तो ये देखिए ये है यूराल, ये कहां पर है, ये भी उत्तर रीजन में है, और ये है वोल्गा रिवर, ये भी कहां है, उत्तर रीजन में है, ठीक है। तो यहां पर हमारा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा सही, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। थोड़ा सा फैक्ट और जान लीजिए, कैस्पियन सागर यूरोप और मध्य एशिया के बीच स्थित एक बंद अंतर्देशीय जल निकाय है जिसकी सीमा रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान तथा अजरबैजान से लगती है। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और भूवैज्ञानिक रूप से अद्वितीय है, जो काकेशस पर्वतमाला के पूर्व एवं मध्य एशियाई मैदानी क्षेत्र के पश्चिम में एक विशाल अवसाद स्थित है। अब देखिए काकेशस पर्वतमाला आपको देख लेना है मैप में, ठीक है, किस किस से रीजन, किससे इसकी सीमा साझा होती है, आपने देखा अजरबैजान वाला हिस्सा ये है, कजाकिस्तान यहाँ पर है, आप देखेंगे जैसे ही आप आएंगे आगे तुर्कमेनिस्तान वाला हिस्सा यहाँ पर है। तो जितने भी नाम है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये है ईरान, ईरान से इसकी सीमा लगती है, और आपने देखा अजरबैजान से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ये हिस्से सारे इसमें शामिल हो जाएंगे जिनसे अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये था पूरा मैप, आप और भी सर्च कर लीजिएगा ताकि जो छोटी छोटी चीजें हैं आप इसे नोट कर पाए और ठीक से आप इसे लिख पाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है? अब आपको जिब्राल्टर की लोकेशन, जिब्राल्टर किस क्षेत्र में स्थित है, किसे जोड़ता है, किसे अलग करता है, ये पता होना चाहिए। ऑप्शन ए भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी लाल सागर, अरब सागर, ऑप्शन सी काला सागर और एजियन सागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। अगर आपको इनकी लोकेशन पता होगा कि ये सारे ओशन हैं कहां पर, ये सारे सागर कहां पर स्थित है, तो आप इस प्रश्न का सही जवाब बता पाएंगे। दरअसल जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जल निकायों को जोड़ता है। जिब्राल्टर जो यूरोप और अफ्रीका है उसके ठीक बीच में बिल्कुल सकरा जलमार्ग है, ठीक है, तो नोट करिएगा, जिब्राल्टर यूरोप के स्पेन के दक्षिणी सिरे और अफ्रीका के मोरक्को के उत्तरी तट पर स्थित एक सकरा जलमार्ग है जिसे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो यह हमने देखा स्पेन के दक्षिण सिरे, मोरक्को के उत्तर के बीच स्थित एक सकरा जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर के पश्चिमी छोर का निर्माण करता है और इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। समझते हैं कहां पर है ये? आपके सामने जो मैप है ये दरअसल यूरोप का विस्तारित हिस्सा है, ये है स्पेन, स्पेन का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है ये, ठीक है, और ये अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा है और ये है इसका मोरक्को। और यहाँ ये जो सकरा जलमार्ग है जो नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक सागर और मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर को जोड़ रहा है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ रहा है, यही है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यानी जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा। थोड़ा सा हम इसे डिटेल से समझते हैं। यह जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर के पश्चिमी भाग अल्बोरान सागर से अलग करता है। अब आप पूछेंगे मैम अल्बोरान कहां है, तो ये जो मेडिटेरियन सी है इसके इस हिस्से में जो है ये है अल्बोरान सी, ठीक है, ये क्या है, अल्बोरान सी है, ध्यान रखें। रणनीतिक दृष्टि से यह मार्ग ऐतिहासिक रूप से यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग रहा है तथा वर्तमान में वैश्विक व्यापार एवं नौसैनिक नौवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हमने अभी हाल फिलहाल में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो वॉर चल रहा था उसके संदर्भ में देखा कि जो ये जल निकाय हैं, खासकर जो जल डमरू मध्य है, जहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहाजें आती जाती हैं, व्यापार होता है, खासतौर पर हमने देखा तेल और जो प्राकृतिक गैसें हैं, इनका जो संचालन जिन मार्गों से होता है वो मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो आपको सारे जल मार्गों को, जल डमरू मध्यों को ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में कोई ना कोई प्रश्न ऐसे जल मार्गों से जरूर आने वाला है। ठीक है, तो चाहे पनामा कनाल हो, चाहे बॉस्फोरस सागर हो, चाहे मलक्का हो, चाहे मलक्का स्ट्रेट हो, क्योंकि वो भी अपने आप में एक स्ट्रेट है, इंपॉर्टेंट भी है, चाहे वह हॉर्मुज जल डमरू मध्य हो, चाहे वह बाबल मंदेब हो, इन सब की लोकेशन आपको पढ़ना है। जिब्राल्टर को तो हमने देखा, इसे भी आप डिटेल से जरूर समझिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से पृथक है। और दूसरा, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हम बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न पूछा गया है मेघालय पठार के संदर्भ में और अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी। दरअसल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। दरअसल यहाँ केवल एक सवाल प्रश्न क्या है, सही हो जाएगा। मेघालय पठार मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से, क्या आप कह सकते हैं, से नीचे अलग हुआ है। तो हमने देखा कहां पर है, यहाँ पर अगर हम भारत का रॉ मैप देखें तो यहाँ मेघालय और यहाँ पर है प्रायद्वीपीय भारत। तो इससे यहाँ पर जो मालदा गैप है, मालदा गैप ध्यान रखें, बाद में अवसाद यहाँ भर गए, पहले गैप के रूप में था, ये मालदा गैप से इससे अलग होता है प्रायद्वीपीय भारत से। तो आइए हम इसे थोड़ा सा और मैप में समझते हैं, फिर इस प्रश्न का सही जवाब देखेंगे। और हालांकि पता भी चल गया आपको, मेघालय पठार जिसमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां शामिल है, मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग होता है, जो एक निम्न भूमि क्षेत्र है। इसे मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। ठीक है, मैप में देख रहे हैं आप, ये है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ये है जयंतिया, ईस्ट जयंतिया, वेस्ट जयंतिया। तो ये है मेघालय पठार के हिस्से, जिनमें तीनों पहाड़ियां ये स्थित है, हिल्स स्थित है। ठीक है, इसमें जो यहाँ पर है मालदा गैप और यहाँ नीचे प्रायद्वीपीय भारत, और मालदा गैप के जरिए ये अलग हो रहे हैं। अगर बात करें पहले सेंटेंस की, यह मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से पृथक है, सही है। दूसरा, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, क्या देखते हैं ये सही है, क्या यह बात सही है? देखिए, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग शिखर है, ध्यान रखिएगा, जबकि नोकरेक गारो हिल्स का सबसे ऊंचा बिंदु है। तो जब हम बात करेंगे किसके संदर्भ में, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी के संदर्भ में, तो देखिए यहां पर है शिलोंग शिखर, जिसकी आपने देखी ऊंचाई कितनी है, लगभग 1823 मीटर। इसे आप नीचे नोट करें, 1823 मीटर यहां पर है। जबकि गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नोकरेक, ये देख रही, ये है नोकरेक। नोकरेक की अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाए 1515 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वह गलत है, पहला सही, इसलिए ऑप्शन ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, एक तरफ आपके सामने पर्वतीय दर्रा है और दूसरी तरफ संपर्क बिंदु है, कि इन दर्रों का इस्तेमाल, आप जानते हैं दर्रा मतलब पास, इस तरीके से सिंबल होता है इसका। पास का मतलब यहां से यहां जोड़ने वाला रास्ता, गुजरने वाला रास्ता। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि क्या जेलेपला सिक्किम और ल्हासा को जोड़ता है, दूसरा खारदुंगला सियाचिन ग्लेशियर और लेह को जोड़ता है, तीसरा बुर्जिल दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है, क्या चौथा चांगला लेह और शिमला को जोड़ता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से, आपको यह बताना है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी सभी चार। दरअसल इस प्रश्न का सही जवाब है केवल तीन, इसमें से एक सुमेलन सही नहीं है। समझते हैं कैसे। सबसे पहले पर्वतीय दर्रे क्या होते हैं। पर्वतीय दर्रे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राकृतिक मार्ग होते हैं। प्राकृतिक मार्ग जो क्या करते हैं, देखिए प्राकृतिक मार्ग कैसे बनते हैं, विवर्तनिक उत्थान की वजह से या अपरदन की वजह से या हिमनद गतिविधियां जो होती हैं उनके कारण बनते हैं, और इनसे हमें एक मार्ग मिलता है, आपस में कनेक्टिविटी मिलती है, इन्हें हम पर्वतीय दर्रे कहते हैं। आइए पर्वतीय दर्रों को देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला दर्रा है वो क्या है, वो है जेलेपला, फिर दूसरा है खारदुंगला। क्या जेलेपला सिक्किम और ल्हासा को जोड़ता है, देखते हैं मैप में। जेलेपला सिक्किम, सिक्किम मतलब यहां, ठीक है, सिक्किम देखिए ये है जेलेपला। दरअसल ये बिल्कुल सही है कि ये सिक्किम और ल्हासा को जोड़ता है, सिक्किम और ये ल्हासा को जोड़ता है।
वो है जेलेपला, यानी हमारा पहला सेंटेंस सही है। दूसरा पहला सुमिलन सही है। दूसरा खारदुंगला, सियाचिन ग्लेशियर और लेह। इसे भी देखते हैं। खारदुंगला यानी इस हिस्से में सियाचिन की बात कर रहे हैं हम। तो एलओसी का सबसे बाहरी बॉर्डर, जिसे पहले क्या नहीं किया गया था, डिफाइन नहीं किया गया था, क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र था ये। फिर 1984 में जब ऑपरेशन मेघदूत होता है, उसके बाद हम सियाचिन पे पहुंचते हैं और रणनीतिक अपनी, आप कह सकते हैं, बढ़त हासिल करते हैं। आज भी हमारे बहुत से सैनिक वहां पर देश की रक्षा के लिए तैनात है, जबकि वहां टेम्परेचर -डिग्री में है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं, मतलब ये बहुत सेना की, भारतीय जो सेना है, नौसेना है, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे हम हमारे लद्दाख वाले रीजन को ज्यादा सिक्योर कर पाते हैं। रणनीतिक महत्व इसका ज्यादा हो गया। ठीक है, बात करते हैं खारदुंगला की। तो देखिए पूछा क्या गया है कि क्या खारदुंगला जो हमारा कौन सा हिस्सा था ऑप्शन में, सियाचिन ग्लेशियर और लेह वाला। देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर यही हिस्सा है। ये दरअसल जो हिस्सा है, ये यहां से एलओसी गई है। यहां पर दुर्गम रीजन है, बहुत ठंडा है ये। ठीक है, साल्डोरा आपने सुना होगा, साल्डोरा रिज यहीं पर है, साल्डोरा रिज। बहुत इंपॉर्टेंट पासेस भी यहाँ पर हैं, दो आपको नोट कर लेने हैं। सियाला जो पास है ना, वो भी यहीं पर है। काफी इंपॉर्टेंट पासेस हैं ये छोटे छोटे उस रीजन को लेकर। खारदुंगला पास दरअसल सही है, ये खारदुंगला पास ही है जो सियाचिन ग्लेशियर और लेह को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो दूसरा भी सही सुमेलन है। तीसरा है बुर्जल दर्रा। देखते हैं कि क्या बुर्जल दर्रा वाकई कश्मीर घाट और लद्दाख, इसको लेह को जोड़ता है, लद्दाख को जोड़ता है। देखते हैं इसे भी मैप में। ठीक है, अब देखिए लद्दाख ले जैसे ही चर्चा में आएगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए किस रीजन की बात कर रहे हैं हम। ये है चांगला। ठीक है, ये हिस्सा है चांगला। चांगला दरअसल तिब्बत और हमने देखा कि ये भारत का जो लद्दाख रीजन है उसे कनेक्ट कर रहा है। चांगला हमारे ऑप्शन में है क्या? हाँ, चांगला। तो ये लेह और शिमला, ये गलत हो जाएगा। दरअसल ये लेह और शिमला को नहीं कनेक्ट कर रहा है, ये तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। आपने देखा किसको कनेक्ट कर रहा है? तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सम्मेलन हमारा सही नहीं है। बुर्जिंगला को और देख लेते हैं। बुर्जिंग दर्रा जो कि कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच है, क्या वाकई? देखते हैं, कश्मीर घाटी यानी ये वाला रीजन, कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी में ही है बुर्जिंगला। कश्मीर घाटी लद्दाख, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये है। ठीक है, ध्यान रखें। यानी जब हम बात करेंगे हमारे बुर्जिंगला दर्रे की, तो कश्मीर घाटी और लद्दाख को ये कनेक्ट करता है। जबकि जो चांगला है, चांगला यहाँ पर सही नहीं सम्मेलन नहीं होगा, क्योंकि चांगला जो है, जो कि 7270 मीटर है, 5270 मीटर ऊंचा है, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ना कि लेह को शिमला से। ये किसको जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारे 3 सम्मेलन सही है और चौथा सम्मेलन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा विभिन्न पासेस के बारे में, आपको ये इमेज मिलेगी। आप इसे क्लियरली सारी चीजें याद कर पाएंगे। पूरे रीजन में जितने पासेस हैं उन्हें आप ठीक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन लाल सागर जैसे आबद्ध बंद महासागरों में उच्च लवणता हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है? उच्च लवणता यानी हाई सैलिनिटी। हाई सैलिनिटी है क्या? लवणता क्या है? लवणता का मतलब है कि एक प्रतिशत में, खासतौर पर इकाई, हालांकि इसे इकाई में मापते हैं, ध्यान रखिएगा। लवणता दरअसल घुले हुए लवणों की सांद्रता को दर्शाती है कि एक पर्टिकुलर आपके पास दे दिया गया है जल की मात्रा, उस इकाई जल की मात्रा में कितने लवण, कितने नमक के तत्व हैं, यही बताता है लवणता को। और किसी भी जल में, हम महासागरीय जल की ही बात कर लेते हैं, लवणता कब बढ़ेगी? जब वहां पर शुद्ध जल या साफ जल आके नहीं मिलेगा, या वहां पर वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा? जल गर्म होकर ऊपर वाष्पित हो जाएगा, तब वहां पर जो जल बचेगा उसमें लवणता बढ़ जाएगी। तो ऐसी कुछ कंडीशन है जिनकी वजह से लवणता बढ़ती है ना। तो प्रति 1000 भागों में सैलिनिटी को कैसे मापते हैं? इसकी ये है, इस तरीके से इसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब पूछा गया है उच्च लवणता किसमें? लाल सागर में। कैसे होगी? लाल सागर दरअसल बंद महासागर है। बंद महासागर है मतलब उसके चारों तरफ और ज्यादा कनेक्टेड क्या नहीं है, जल की मात्रा नहीं है। बंद चारों तरफ से भू आवधिक क्षेत्र है, एक हिस्सा ही उसका खुला हुआ है। तो 3 तरफ से आप कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन ए है उच्च वर्षण और नदी प्रवाह। ऑप्शन बी वाष्पीकरण की उच्च दर के साथ अलवणीय जल का सीमित प्रवाह। ऑप्शन सी महासागरीय धाराओं के साथ इसका निरंतर मिश्रण। ऑप्शन डी निम्न वायुदाब तथा उच्च सांद्रता। आइए देखते हैं
लाल सागर के बारे में। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, यानी वाष्पीकरण की उच्च दर की वजह से और अलवणीय जल का सीमित प्रवाह होने की वजह से, जल का फ्लो बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित है, इस वजह से क्या है यहाँ पर, और वाष्पीकरण भी ज्यादा है, जल वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है, तो जो बचा हुआ जल है उसमें लवणता बढ़ जाती है, इसलिए इसके बंद होने की वजह से लवणता ज्यादा होने का रीजन वाष्पीकरण है। ठीक है, तो समुद्र जल की लवणता घुले हुए लवणों की सांद्रता को दर्शाती है, जिसे सामान्यतः प्रति 1000 भागों ऐसे में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण, वर्षा, नदी प्रवाह, महासागरीय परिसंचरण में अंतर के कारण यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में अलग अलग होती है। आपके सामने जो मैप है देखिए, ये है रेड सी, ठीक है, और एक ही हिस्सा खुला हुआ है इसका ये। ठीक है, तो रेड सी जो देखिए 3 तरफ से लगभग भूआबद्ध है ये। अब ये बहुत ही संकरा क्षेत्र भी है और यहाँ पर भूआबद्ध है, यहाँ पर देखिए आप स्थल भूभाग है, यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा हो तो भी लवणता बढ़ेगी और जो अलवणीय जल है उसका संचालन कम होगा, इस वजह से भी आप कह सकते हैं यहाँ पर लवणता बढ़ेगी। सीमित प्रवाह है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा लाल सागर के बारे में समझिए। लाल सागर जैसे आवृत समुद्र, जो समुद्री क्षेत्र है वो उच्च सौरताप और अत्यधिक शुष्क जलवायु के कारण वाष्पीकरण की दर यहाँ बहुत अधिक होती है। उच्च सौरताप का मतलब क्या है, जहां सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं तो टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, इसलिए लवणता वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और वर्षा के रूप में यहाँ स्वच्छ जल का भी बहुत कम प्रवाह होता है, इसलिए एक और रीजन ये भी है। फिर जल हानि और जल पुनः पूर्ति के बीच जो असंतुलन है वह समुद्री जल में लवणों के संचरण को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके सामने महासागरी धाराएं हैं और दूसरी तरफ उस धारा का प्रकार है। महासागरी धाराओं के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। महासागरी धाराओं को उनके उद्गम, जहां से वो उद्गमित होती हैं और प्रवाहित जल के तापमान के आधार पर हम सामान्यतः दो रूप में डिवाइड करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम इन्हें दो धाराओं के रूप में जानते हैं। एक तो ठंडी महासागरी धारा और दूसरी गर्म महासागरी धारा। ठंडी महासागरी धारा यानी ध्रुवीय क्षेत्रों से जो भूमध्य रेखा की ओर आती है, या आप कह सकते हैं कि जो उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश की ओर आती है। ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी में जो अक्षांश है उसका डिवाइडेशन कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से 0 डिग्री अक्षांश, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, अक्षांशों की संख्या डिग्री क्या है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये 90 डिग्री। फिर हम दक्षिण में भी सेम ऐसी ही कंडीशन है। ठीक है, ये है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, जैसे ये क्या है, उच्च अक्षांश की ओर आप ऊपर जाते जाते हैं तो जो ऊपर से जलधाराएं बहती हैं, ठीक है, वो दरअसल उन जलधाराओं को हम क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों से आ रही है। और जो भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा से जो जलधाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, या भूमध्य रेखा से जो जलधाराएं उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं, इन जलधाराओं को हम कहते हैं गर्म जलधारा। और ये अपनी जहां जहां से प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को गर्म करती हुई आगे प्रवाहित होती चली जाती हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की होती हैं सामान्यतः। अब पूछा है हम्बोल्ट धारा क्या ठंडी जलधारा है, ब्राजील धारा क्या गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया धारा क्या ठंडी जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा क्या गर्म जलधारा है। आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। इस प्रश्न का सही जवाब है सभी 4। समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा, भूमध्य रेखा से ऊपर जाने वाली, ध्रुवों से नीचे आने वाली ठंडी जलधारा ठंडे से गर्म की ओर आ रही है। महासागरी धाराओं को उद्गम प्रवाहित जल के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है, गर्म वार्म जलधारा और कोल्ड जलधारा, यानी कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। ठीक है, गर्म धाराएं, ये महासागरी धाराएं भूमध्य के क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसा कि हमने समझा, और ठंडी यानी ये ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। जो गर्म जलधाराएं हैं, ये ध्यान रखें कि इनकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, गर्म जलधारा की नॉर्थ में और साउथ में, जो उत्तरी गोलार्ध में, यानी अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये उत्तरी गोलार्ध में अगर जैसे कौन सी है, गर्म मतलब यहां से जाएंगी, तो ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं, वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं। आइए देखते हैं हम इन्हें लोकेशन में, मैप में। ये है मैप हमारे पास जो पूछा गया है। एक तो हम्बोल्ट हमने देखा कौन कौन सी जलधाराएं हैं, कैलिफोर्निया। देखिए ये है कैलिफोर्निया जलधारा, ये एक प्रकार की क्या है, आप देख रहे होंगे कहां से आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी ये क्या है, एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया ठंडी, बिल्कुल सही। ठीक है,
अगला देख लेते हैं ब्राजील और हम्बोल्ट कहां पर है, ठीक है, मैप में। हम्बोल्ट जलधारा, दरअसल जो ये पेरू जलधारा है इसे ही हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। आप देख रहे होंगे ठंडे क्षेत्र से भूमध्य रेखा वाले रीजन की ओर जा रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। तो हम्बोल्ट जलधारा एक ठंडी जलधारा है। देखते हैं हिम्बोल्ट ठंडी, बिल्कुल यह भी सही बात है। तो ये दो सम्मिलन सही हो गए। अब देखते हैं ब्राजील धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा को, ठीक है। ब्राजील कहां पर है, ब्राजील का हिस्सा ये दक्षिण अमेरिका का ये हिस्सा है ब्राजील। देखिए ब्राजील भूमध्य रेखा से ये ध्रुवों की ओर जा रही है, यानी ये गर्म जलधारा है। ये बिल्कुल सही सम्मिलन हो जाएगा हमारा ब्राजील को लेकर, गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा देखते हैं कहाँ है, यानी ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, ये ईस्टर्न हिस्से में, ये ईस्टर्न हिस्सा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। इसका मतलब ये क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा, गर्म जलधारा। देखिए क्या यह गर्म जलधारा है, देखिए बिल्कुल सही, चारों सम्मिलन सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जानते हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी हम जानते हैं जो मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर बनता है वो तिब्बत की ओर जाता है, लो प्रेशर की तरफ, है ना। और इसी संदर्भ में वो अपने साथ क्या लेकर जाता है, आर्द्रता लेकर जाता है। और वही आर्द्रता जब भारत के दक्षिणी हिस्से से टकराते हैं, ठीक है, भारत के पश्चिम घाट की तरफ जो टकराते हैं, पश्चिम घाट में टकराने की वजह से बादल बनते हैं, संघनन के बाद बादल बनते हैं और पश्चिम घाट के तटीय हिस्से में खूब तेजी से वर्षा होती है। ये दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो पश्चिम घाट की तरफ, वो दूसरा हिस्सा जाता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। वो भी भारत के पूर्वी रीजन से टकरा के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जो गंगा के मैदान की तरफ जाती है और दूसरा उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ। इसे भी हम मैप में समझते हैं कैसे, लेकिन पहला इसमें प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में। अब बताना है पहला कथन, अरब सागर शाखा से क्या पूछा गया है, अरब सागर शाखा से पश्चिम घाट में मूसलाधार वर्षा होती है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के आंतरिक भागों में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी हिमालय के पास विभाजित हो जाती है, जिससे उत्तर पूर्व में मूसलाधार वर्षा होती है तथा गंगा के मैदानों में पश्चिम की ओर वर्षा कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न को हम देखते हैं दरअसल मैप से, ठीक है। मानसून हवाओं के मौसमी बदलाव के कारण होता है और मानसून से हम जानते हैं भारत में बारिश होती है। ये है हमारे भारत का मैप, जिसमें हमने देखा मेडागास्कर वाले इस रीजन से हवाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, गर्म हवाएं हैं, आर्द्रता लिए हुए हैं, ठीक है, आर्द्रता लिए हुए हैं। कुछ ये टकराती हैं भारत के इस वाले हिस्से से, ठीक है, पश्चिमी घाट वाले हिस्से से, और यहाँ टकरा के संघनन होता है, संघनन से बादल बनती है और यहाँ पे बहुत तेजी से मूसलाधार वर्षा होती है। कहाँ, पश्चिमी घाट के तटीय हिस्से में, अरब सागर वाले हिस्से में। बाकी ये जो धाराएं हैं दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, बंगाल की खाड़ी पे गई, बंगाल की खाड़ी में जाने के क्रम में यहां से टकराएं, ये भारत के इस पूर्वी हिस्से, इस रीजन से टकराएं। ये कुछ धारा ये ऐसे डिवाइड हो गई और कुछ धारा ऐसे मुड़ गई, ठीक है। ये धारा कहाँ आई, यहाँ गंगा के मैदानों में। यहाँ पर ये जो डिवाइड होती है, यहाँ पर दरअसल कम वर्षा होती है, जबकि ये जो यहाँ से जाती है आर्द्रता लेकर, यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है। हम जानते हैं मासिमराम, चेरापूंजी, जो जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है वो इसी रीजन में स्थित है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर दो धाराएं जो डिवाइड होती हैं, एक धारा से बहुत ज्यादा वर्षा होती है और एक धारा से कम वर्षा होती है। ये जो है ये यहाँ से ऐसे वापस ये जो हवाएं हैं ऐसे बह जाती हैं। अरावली रेंज है यहाँ पर, अरावली से समांतर होने की वजह से, अरावली रेंज से ये धाराएं समांतर होने की वजह से यहाँ वर्षा नहीं कर पाती। अगर अरावली रेंज की स्थिति ऐसी होती तो ये से टकराती और यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होती। इसी वजह से राजस्थान में बारिश कम होती है, आप कह सकते हैं मरुस्थली रीजन इसी वजह से यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे प्रश्न को। अरब सागर शाखा से पश्चिमी घाट में मूसलाधार वर्षा होती है, अरब शाखा से पश्चिमी घाट में मूसलाधार वर्षा होती है। अब यहाँ है पर्वत, पर्वत के इस ओर महाराष्ट्र कर्नाटक वाला रीजन है। अब ये यहाँ ही पूरी बारिश हो गई या फिर ये डिवाइड होके ऐसे चली गई, तो यहाँ जो वृष्टि छाया क्षेत्र है पर्वत के दूसरे हिस्से में, वहां पर दरअसल वर्षा कम होती है। और यही सेंटेंस में लिखा है कि वृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ जो बनता है यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है। और दूसरा, बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी हिमालय के पास विभाजित होकर उत्तर पूर्व में मूसलाधार वर्षा, चेरापूंजी, मासिमराम आपने देखा, और गंगा के मैदानों में पश्चिम की ओर कम वर्षा होती है। दोनों सेंटेंस सही है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस प्रश्न को, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है? तटीय भू आकृतिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। पहली है समुद्री भृगु, दूसरी समुद्री कुंदराएं, तीसरी पुलिन और चौथी है समुद्री मेहराब। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितनी मुख्यतः अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। अब चूंकि तटीय भू आकृतियां हैं, इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे बनेंगी। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।